मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 5th पे आ चुके हैं और जो लेसन 5th है वो कविता है और कविता का नाम है ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता के जो रचयिता हैं जो ग्रामश्री कविता के लेखक हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। तो मैं पहले थोड़ा सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्य धारा के सुमित्रा नंदन पंत जी कोमल भाव और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। छायावादी काव्य धारा के और कोमल भाव और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी और बाद में इन्होंने बनारस और इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की थी। पर देश की स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया था। सुमित्रा नंदन पंत जी का देहांत 28 दिसंबर सन 1977 को हुआ था। जो पंत जी ने काव्य के अतिरिक्त आलोचक कहानी, आत्मकथा आदि गद्य विधाओं की रचना भी की है। इन पंत जी आरंभिक कविताओं में प्रकृति का चित्रण का विशेष महत्व दिया गया था। इन्होंने प्रकृति को नारी रूप में चित्रित किया था। ये प्रकृतिवादी कविता से प्रभावित होकर कई रूढ़ि समाज से मिटा देने के लिए तैयार हो गए थे। महर्षि अरविंद से भेंट करने के पश्चात ये अध्यात्मवादी हो गए थे। इनकी कविताओं में चिंतन की प्रधानता हो गई थी। ये साहित्य पर विश्वास रखते हुए भौतिक समृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार करते थे। लोक संस्कृति का महाकाव्य है। वास्तव में पंत जी एक महान कवि थे जिन्होंने प्रारंभिक सौंदर्य भावना के युग में आज की चेतना प्रधान युग तक महान यात्रा की है। वह भाषा का प्रयोग करने में अति निपुण थे। उन जैसा शब्द चयन की क्षमता से युक्त कवि बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। अब उनके द्वारा जो कविता है, कविता का नाम है ग्रामश्री। और ग्रामश्री का मैं आपके बारे में बताती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा चौथे दशक में लिखी गई यह कविता प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोरम वर्णन करने में सक्षम है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फलों फूलों से लदी पेड़ पौधों की डालियाँ और गंगा की रेत कवि को गहरा प्रभावित करती है। दूर दूर तक खेतों में फैली हुई हरियाली मखमल के समान कोमल प्रतीत होती है, जिस पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली के समान बिखरी हुई हैं। हरी भरी धरती पर नीले आकाश का पर्दा सा फैला हुआ है। गेहूं की बालियां अरह और सनई के सोने जैसी कंकनियां शोभा देने वाली हैं। हरी भरी धरती में नीली तीसी झांकती हुई अद्भुत प्रतीत होती है। मटर की छिमियाँ पर रंग बिरंगी सुंदर तितलियाँ मंडराती फिरती हैं। आम की डालियाँ चांदी सोने की मंजरियों से लद गई थी, यानी उनके ऊपर फूल आने शुरू हो गए थे। ढाक और पीपल के पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे हैं। कोयल मस्ती में डूबकर कूक रही है। कटहल, जामुन, झरबेरी, आलू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन और मूली अपना रंग रूप बिखेरने लगी हैं। यानी क्या बताया गया है यहाँ पर? कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए इस कविता के विषय में लिखा है। प्रकृति के सौंदर्य पर का वर्णन किया है। पेड़ों पर आंवले झूल रहे हैं,
यानी जो आंवले के पेड़ हैं उन पर आंवले झूल रहे हैं। पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्ची आदि सब ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी शोभा को लेकर प्रकट हो गए हैं। गंगा नदी के किनारे रेत पर पानी के बहाव से सतरंगी सांप से अंकित हो गए हैं। नदी के तट पर तरबूजों की खेती की गई है। किनारों पर बगुले अपने पैरों की उंगलियां रूपी कंघी से अपने पंख संवारते शोभा देते हैं। जल में तैरती सुरखाब और पुल पर सोई मगरोठी सुंदर लगती हैं। सर्दियों की धूप फैल गई है। हरियाली आई सी प्रतीत हो रही है। सारा गांव पन्ना का खुला डिब्बा सा प्रतीत होता है, जिस पर साफ स्वच्छ आकाश रूपी नीलम फैला हुआ है। शीत ऋतु बीत जाने के बाद प्राकृतिक शोभा सभी के हृदय में अपने बस में कर रही है और चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। मैंने पहले भी बताया, आपके सरलार्थ नहीं आएंगे, आपके सरलार्थों में से क्वेश्चन आंसर बनकर आएंगे। जैसे हरे भरे न जैसे खेतों में फैली हरियाली कैसी दिखाई देती है, मखमल के समान कोमल दिखाई देती है। हरे भरे तिनकों में क्या झलकता प्रतीत होता है। उन फसलों के हरे भरे तिनकों में उनका हरा रक्त रूपी शक्ति झलकती हुई दिखाई देती है। इसमें पौधे के स्वस्थ रूप की झलक मिलती है। फिर है नीला आकाश किस पर झुका हुआ है। सदा ही साफ स्वच्छ नीला आकाश हरी भरी फसलों से भरे खेतों पर झुका हुआ है। तो कवि ने पृथ्वी को रोमांचित होते हुए कब माना है। कवि ने गेहूं और जौ की बालियों को देख पृथ्वी को रोमांचित होते हुए माना है। सोने जैसी करघनियाँ किन की हैं। सोने जैसी करघनियाँ अरहर और सनई के पौधों की हैं। नीली कलियों की शोभा कवि को कहाँ दिखाई देती है। अलसी के पौधों पर की नीली कलियों की शोभा हरी भरी धरती पर दिखाई देती है। कहाँ पर? धरती पर दिखाई देती है। कवि ने मटरों की सुंदरता का वर्णन कैसे किया है। कवि ने मटरों को रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई बेलों पर लटकते हुए चित्रित किया है, जो अति सुंदर है। मटरों की फलियां मखमली पेटियों के समान कोमल और मोहक हैं। फूलों पर फूल गिरते हुए किसके लिए प्रकट किया है। रंग बिरंगी तितलियां मटर की बेलों पर लगे रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही है। कवि ने कल्पना की है कि रंग बिरंगे फूल ही माना रंग बिरंगे फूलों पर गिर रहे हैं। इट मीन्स तितली को फूल की संज्ञा दे दी गई है। कवि के अनुसार रंग बिरंगे फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियां फूल रूप में मंडरा रही हैं। कवि ने आम के पेड़ों की शोभा कैसे प्रकट की है। आम के पेड़ों को सर्दी जाते ही चांदी और सोने जैसे रंग के बोर से लद गई हैं और जो कोयल है उन पर मस्ती भर कूकने लगी है। किन किन पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे हैं। ढाक और पीपल के पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे हैं। जंगल में प्रकृति के रंग को किसने प्रकट किया था। जंगल में प्रकृति के रंग को झरबेरी ने प्रकट किया था। किसने प्रकट किया था। झरबेरी ने प्रकट किया था। पके हुए अमरूद कैसे दिखाई देते हैं। पके हुए अमरूद पीले रंग के हो गए हैं, जिन पर लाल लाल चित्तियाँ हैं, वे बहुत मीठे हैं। पेड़ों की ऊंचाइयों पर बेर और आंवले कैसे हो गए हैं। बेर और आंवले पेड़ों पर शोभा दे रहे हैं। बेर पक्का सुनहले हो गए हैं और आंवले पेड़ों की डालियों पर पूरी तरह जड़ी जा चुकी है। तो शायद आपको लेसन बहुत अच्छी तरह से अपनी बुक में से भी रीड करना और वन वर्ड साथ ही साथ याद करते रहना। ओके, थैंक यू।